हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं पीजीबीपी के सारे एडजस्टमेंट्स। ठीक है, जो कि पिछले 8 से 9 अटेम्प्ट में आए हैं। एंड उसके अलावा जो भी मैंने चैप्टर बना के नोट्स बनाए थे उसके बेसिस पे मुझे जो लगता है जो एडजस्टमेंट्स आपको पूछे जा सकते हैं उसकी मैंने एक 4 पेज की शीट बना दी है, जहाँ पे मैंने 79 एडजस्टमेंट्स को कवर किया है। 4 कैटेगरीज के एडजस्टमेंट्स होते हैं। आइटम्स विच हैव बीन डेबिटेड बट शुड नॉट हैव बीन डेबिटेड, ठीक है, उसको अपने को ऐड बैक करना पड़ता है। आइटम्स विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड बट हैव नॉट बीन क्रेडिटेड, उसको भी अपने को ऐड बैक करना पड़ता है। ये हो गई 2 कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 3, आइटम्स विच हैव नॉट बीन डेबिटेड बट शुड हैव बीन डेबिटेड, उसको अपने को माइनस करना पड़ता है। आइटम्स विच हैव बीन क्रेडिटेड बट शुड नॉट हैव बीन क्रेडिटेड, उसको भी अपन को माइनस करना पड़ता है। ये 4 कैटेगरीज के एडजस्टमेंट्स आते हैं, जिसको मैंने सबको कवर करके 79 एडजस्टमेंट्स की एक 4 पेज की पीजीबीपी एडजस्टमेंट की शीट बनाई है, जो कि आपके सितंबर 25 के अटेम्प्ट के लिए आपने अगर ये कर लिया ना, आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन आधे से ज्यादा समेट लोगे आप। ठीक है, बिना किसी देरी के अपन फटाफट से चालू करते हैं। सर, सबसे पहला आपको क्या करना रहता है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल को बेस ले लेना पड़ता है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी उसके बाद दूसरा पॉइंट यानी कि फर्स्ट कैटेगरी, आइटम्स विच हैव बीन डेबिटेड बट शुड नॉट हैव बीन डेबिटेड। तुमने डेबिट कर दिया, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया। डेबिट नहीं करना चाहिए था, तुमने तो डेबिट कर दिया, इवेंचुअली प्रॉफिट कम हो गया। हमको करेक्ट अमाउंट पे पहुंचने के लिए प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इन खर्चों को ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहला आता है ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। इसका क्या मतलब है सर? देखो गाइस, इसका मतलब बड़ा सिंपल है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मान के चलो ये क्या है, ये आपका एक ट्रेडिंग पीएनएल है। ठीक है सर, ये हो गया आपका ट्रेडिंग पीएनएल। यहाँ आपने लिख लिया ओपनिंग स्टॉक, यहाँ आपने लिख लिया क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज लेट्स से योर नेट प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए था आपका कितना, 10 रुपये का। आपका नेट प्रॉफिट आता है 50 रुपये का, बट आपने क्या कर दिया, ओपनिंग स्टॉक को 15 कर दिया। क्या कर दिया, ओवर वैल्यू कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो आपका जो ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक अमाउंट है उसका आप क्या इफेक्ट दोगे सर? उसका इफेक्ट दोगे आप ऐड बैक करने का। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक था जिसको आपने क्या किया, अंडर वैल्यू किया। क्रेडिट साइड कम होगा तो डेबिट साइड भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम आएगा बैलेंसिंग फिगर में। हमको उसके अंडर वैल्यूड अमाउंट के पोर्शन को ऐड बैक करना पड़ेगा टू रीच एट द करेक्ट प्रॉफिट। हम उसको भी ऐड बैक कर देंगे। समझ में आया क्या? ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ता है ऑपोजिट चीज में, यानी कि जहां पे आप ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन को ऐड कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन को आपको माइनस करना है। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन को ऐड कर रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन को माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? आगे पढ़ेंगे अपन। देखो भैया, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट की, तो हमको सारी चीजें इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग चाहिए। तो जो आपने एज पर द कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन डेबिट ठोक रखा है उसको आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम हमारा इनकम टैक्स के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। नोशनल रेंट फॉर द बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन पेड बाय द ओनर। आपने रेंट का खर्चा आपने पे किया क्या? नहीं, ओनर ने पे किया है। तो आपको कैसे डेप्रिसिएट, आपको कैसे इसका डिडक्शन मिल रहा है? नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 30 सिंस द वन हु पेड द रेंट इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नॉट यू योरसेल्फ, देयरफॉर डिडक्शन नहीं मिलेगा, एड बैक करना पड़ेगा। म्युनिसिपल टैक्सेस एट्रीब्यूटेबल टू द लेट आउट एंड द सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन। ठीक है, आपने जो घर जो है सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखा है या लेट आउट करके रखा है, उस पर जो म्युनिसिपल टैक्सेस है उसका आपका खर्चा जो है वो यहाँ क्यों माइनस कर रहे हो, यहाँ क्यों डेबिट कर रहे हो भैया? ये जो खर्चा है ये यहाँ पे अगर मिला भी है तो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीजीबीपी में अलाउड तभी होता है जब आपने उस प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए यूज किया हो। मैं मेरे अगर किसी फ्लैट को सेल्फ ऑक्यूपाई करके उसमें मेरा ऑफिस डालता हूँ और फिर उसके म्युनिसिपल टैक्सेस का पेमेंट का जो अमाउंट है वो मैं पीएनएल में डेबिट करता हूँ, तो वेल एंड गुड, तो चलता है, वो अलाउड होगा, बिजनेस रिलेटेड खर्चा है। बट वो मेरा घर अगर लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है और मैंने उसका म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, मुझे उसका डिडक्शन पीजीबीपी हेड में नहीं मिलेगा, डेबिट करने नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्सेस ऑन द रेसिडेंशियल हाउस, आपने रेसिडेंशियल हाउस अबे घर के लिए है, पर्सनल पर्पस का खर्चा है, यहाँ क्या कर रहा है? ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स फॉर रेसिडेंशियल इज इंक्लूडेड इन द एडमिन, इट शुड बी डिसअलाउड, क्योंकि ये पर्सनल नेचर का खर्चा है ना कि बिजनेस नेचर का। पीएनएल में आप पीजीबीपी में आपको वही खर्चे अलाउ होते हैं जो कि बिजनेस पर्पस के होते हैं।
अगला बोला है रिपेयर एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल नेचर का है वो अलाउ नहीं होता। क्यों अलाउ नहीं होता? क्योंकि सर वो आपके कॉस्ट में ऐड होता है एंड उस पर इवेंचुअली आपको डेप्रिसिएशन मिलता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पीएनएल में से डेबिट किया हुआ जो खर्चा है उसको ऐड बैक कर दोगे, ठीक है, कॉस्ट में ऐड करके डेप्रिसिएशन ले लेना। साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन जो कि अप्रूव्ड था अंडर सेक्शन, ठीक है, 35, उसको आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, कंट्रीब्यूशन देने के बाद उनका जो अप्रूवल था वो लूज हो गया, मतलब नाउ दैट रिसर्च एसोसिएशन इज नो मोर अप्रूव्ड, ठीक है। हमने, हमारी क्या गलती है इसमें, हमने तो जब दिया था तब तो उनके पास अप्रूवल था ना, तो हमको तो इसका डेप्रिसिएशन, हमको तो इसका डिडक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी हम कंट्रीब्यूशन करते हैं अंडर सेक्शन 35 टू साइंटिफिक रिसर्च वो आउटसाइड कंट्रीब्यूशन का 100% डिडक्शन लेते हैं। बट आप बोल रहे हो कि अप्रूवल बाद में चला गया, हमारी कोई गलती नहीं है, हम इसको ऐड बैक नहीं करेंगे, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। बट अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो तो भाई साहब 35 वाले सेक्शन का आउटसाइड कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन नहीं मिलता, अगर ले रखा है पीएनएल में डेबिट कर रखा है तो ऐड बैक कर देना। समझ में आया क्या? सिमिलरली साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो एसेट लिया था उसको आपने आगे चल के बेचा और उससे हुआ आपको लॉस, क्या कर रहा है पीएनएल में वो लॉस, भाई साहब पीएनएल में वो लॉस आपको डेबिट करने नहीं दिया जाएगा, चुपचाप उसको ऐड बैक कर देना, ठीक है। धंधा चालू करना था, धंधा चालू करने के पहले हमने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ऑल्सो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो भाई साहब जो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर रहे हो ना वो तो आपको मिलेगा ही जिस भी साल में आप खर्चा कर रहे हो, बट जो बिफोर द कमेंसमेंट ईयर का आपका खर्चा है उसका डिडक्शन कब मिलेगा? कमेंसमेंट ईयर में, और फुल पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने डेबिट करके रखा है तो उसको ऐड बैक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खर्चा अलाउ होता है। समझ में आया? आपका खर्चा है रिलेटेड टू अमलगमेशन, डीमर्जर या वॉलेंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज, मालिक ये खर्चा आपको अलाउ होता है, बट 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। ₹1,00,000 का खर्चा था, तुमने पूरा का पूरा एक साथ पीजीपी में ठोक दिया, पीएनएल में डेबिट कर दिया, क्या कर रहे हो भाई? 4/5 ऑफ द खर्चा, ऑफ द टोटल खर्चा आपको एड बैक करना पड़ेगा, या एक काम करो ₹1,00,000 पूरा एड बैक कर दो और उसमें से 1/5 जो अलाउ है 20,000 उसको डेबिट कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। या इवेंचुअली उसका नेट इफेक्ट क्या होगा, आप 4/5 ऐड बैक कर दो, यानी 80,000 ऐड बैक कर दो। समझ में आया क्या? परफेक्ट। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है टू द नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 14%। भाई तुमको बोला था ना कि बेसिक सैलरी और डीए के टोटल का 14% तक का ही अलाउड है, तुमने उससे ज़्यादा अगर कर दिया ना हम अलाउ नहीं करेंगे, वो ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। ओनली 1/5 अलाउड है। यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट कराया था, पता नहीं क्यों ये चेंज हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च अप्रूव्ड था, डिफ़ॉल्ट में थे, अप्रूव था, बाद में अप्रूवल लूज हो गया, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ अगले पॉइंट पे। आपने क्या किया है, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूव्ड स्कीम्स के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉय का लिया था और उसके लिए आपने प्रीमियम पे करा है, अपने एम्प्लॉय के लिए लिया था, कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन था आगे नहीं। हो सकता है ना आपको एम्प्लॉय के लिए अगर आपने लिया है, उसकी सेफ्टी के लिए लिया है, आपने अपने बिजनेस का खर्चा किया, आपने उसको डेबिट कर दिया, बट मालिक आपने अगर यहाँ पे प्रीमियम को कैश में पे किया है ना तो आपको ये खर्चा अलाउ नहीं होगा, एनी मोड अदर देन कैश में किया होता तो अलाउ हो जाता था। बोनस कमीशन नॉट पेड टू द एम्प्लॉयज, अबे ये तो 43B में क्लियरली बोला है कि जब पे होगा तो ही मिलेगा, तो पे जब किया नहीं है तो कैसे डिडक्ट कर लिया, कैसे डेबिट कर दिया, ऐड बैक करो। चलो, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर फंड क्रेडिटेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर द 15th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, भैया 15th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक डिपॉजिट, मतलब जो भी जगह पे डिपॉजिट करना चाहिए था वहां तक हो जाना चाहिए था, आपने नहीं किया, ऐड बैक कर दो, अलाउड नहीं होगा। आपने लोन लिया था और उस पर इंटरेस्ट पे किया है, अब लोन क्यों लिया था, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लिया था, तुमको शर्म नहीं आती? तुमको बोला ना पर्सनल पर्पस का खर्चा यहाँ पे नहीं मिलता, चलो ऐड बैक करो। तुमने बिजनेस पर्पस के लिए लिया था, ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल एसेट है और अप टू पुट टू यूज है, अबे तो वो तो कॉस्ट में ऐड करो ना, उस पर डेप्रिसिएशन लेना, यहाँ क्या डेबिट करके रखे हो, ऐड बैक करो। हाँ, लेकिन आफ्टर पुट टू यूज जो भी लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या फॉर दैट मैटर बिजनेस पर्पस के लिए कोई वर्किंग कैपिटल लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट पेड बेसिस पे मिलेगा, याद रखना, पेड बेसिस पे किया हुआ होगा तो मिलेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कोई प्रोविजन के लिए आपको डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है, मतलब खर्चा अलाउ नहीं होता। आपने सोवनेयर, ब्रोशर्स, ट्रैक्ट्स और द लाइक्स पब्लिश्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज में अपनी एडवर्टीजमेंट्स दिए, ऐड बैक कर देना मालिक, अलाउ नहीं होगा।
ठीक है। आपने इनकम टैक्स का रिटर्न लेट फाइल किया था जिसके लिए आपने फीस का पेमेंट करा, हम ये सब चीज़ें एंटरटेन नहीं करेंगे, हम इसका भी आपको डिडक्शन देंगे क्या? फिर तो यार सब लेट फाइल करके अपना खर्चा बढ़ाएंगे। ठीक है, ये ऐड बैक करना पड़ेगा। नॉन बिजनेस पर्पस के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, ऐड बैक करना पड़ेगा। बिजनेस पर्पस जैसे स्टॉक के लिए लिया होता है, एम्प्लॉय के लिए लिया होता तो अलाउ होता था, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए अलाउ नहीं होता। कोई भी पर्सनल ड्राइंग्स जो है वो सेक्शन 37 में क्लियरली डिसअलाउ की गई है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, भैया तुमको इसका रिडक्शन तो 24B में हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिलता है। सिमिलरली एजुकेशन लोन लिया था आपने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, 80E में इसका रिडक्शन मिलता है, यहाँ काय के लिए ऐड किया है, डेबिट किया है, इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। पर्सनल पर्पस के लिए आपने कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर इनकर करें, बिजनेस पर्पस के लिए किए होते ना तो अलाउ होते थे, बट पर्सनल पर्पस के लिए अलाउ नहीं होते। आपने प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन किया है, हमने बोला था क्या करने को? नहीं। तो बिजनेस के लिए खर्चे में से क्यों उसको बढ़ा रहे हो, क्यों खर्चा बढ़ा रहे हो और क्यों उसका प्रॉफिट कम कर रहे हो? करेक्ट अमाउंट पे ऑफ द प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए खर्चा ऐड बैक होगा। हाँ, इसका डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80G ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो ऐड बैक करना पड़ेगा। SGST की पेनल्टी पे की है, भाई तुमने कुछ गलत काम करा था, उसके ऊपर तुमको पेनल्टी लगी है और तुमको शर्म नहीं आ रही, तुम उसको अपना बिजनेस का खर्चा दिखा रहे हो, ऐड बैक करो। चलो कैपिटल बोरो किया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस एट्रीब्यूटेबल टू लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड नॉट अलाउेबल, ये अलाउ नहीं होता, इसका 24B में आपको अलग से रिडक्शन मिलता है, इधर ऐड बैक करना पड़ेगा। आपने लोन लिया था फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार जो कि पर्सनल पर्पस के लिए आप यूज करने वाले थे और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो और बिजनेस के PNL में डेबिट कर रहे हो वो इंटरेस्ट के खर्चे को, थोड़ी तो समझ रखो यार, ऐड बैक करना पड़ेगा। समझ गए? इंटरेस्ट का पेमेंट आपने किया है जिसपे TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत थी बट आपने TDS डिडक्ट किया नहीं, लकीली ये किसी इंडियन इंसान को पे करना था, तो 30% जो पैसा है आपने, जैसे ₹1,00,000 का अमाउंट था वो आपने पूरा डेबिट करके रखा है, तो उसमें से 30% यानी कि 30,000 रुपये आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि जब इंडियंस को आप पेमेंट करते हो जिसपे TDS डिडक्ट करना बनता है, आपने डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट किया बट जमा नहीं करा, तो ऐसे केस में 30% खर्चा डिसअलाउ होता है। अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो जिस पे TDS डिडक्ट करना चाहिए, आपने डिडक्ट ही नहीं किया, डिडक्ट किया बट डिपॉजिट नहीं किया, तो नॉर्मली इंडियन के केस में 30% डिसअलाउ होता है एंड इफ इट इज पेबल आउटसाइड इंडिया तो 100% डिसअलाउ होता है, एड बैक करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। एडवांस इनकम टैक्स पेड जो कि डिसअलाउड था, आपने उसको यहाँ पे डेबिट करके रखा है, क्या कर रहे हो भाई? ऐड बैक करो। या आपको नीचे जब आप कंप्यूटेशन करते हो, टोटल इनकम निकालते हो, उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालते हो ना, फिर माइनस करने में मिलता है, इधर नहीं मिलता। सिमिलरली टैक्सेस, सरचार्ज, सेस, अबे इन सब पे पहुँचने के लिए तो करेक्ट प्रॉफिट पे पहुँच रहे हैं, वो सब खर्चे को यहाँ माइनस करोगे क्या? नहीं, ऐड बैक कर देना। आपने प्रोविडेंट फंड में या एम्प्लॉय फंड में बिना TDS डिडक्शन ऑन द सैलरी कॉन्ट्रीब्यूशन करवा दिया था, ऐड बैक कर देना। ठीक है। नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पे एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया है, तो भाई साहब जब एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया ना, तो ये चीज़ जो होते हैं ना नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स वाले, ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होते। तो आपका कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय को तो टैक्स भरना नहीं है, हमने टैक्स भर दिया है एज ए एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, और अब हम उस टैक्स के खर्चे का टैक्स के पेमेंट का खर्चा ले लेंगे, तो सरकार को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, सरकार क्या बोलती है? ये खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। एम्प्लॉयर, तुमने एम्प्लॉय के बिहाफ पे नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे टैक्स पे किया है, हम मानते हैं, बट तुमको अगर हमने ये खर्चा अलाउ कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा? तुम्हारा प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा, टैक्स की हमारे को कलेक्शन कम होगी, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये खर्चा ही अलाउ नहीं होगा। तुमने अगर एड बैक डेबिट कर रखा है तो एड बैक कर देना। एक्सेसिव सैलरी पेड टू द सिस्टर इन लॉ, भाई साहब जब कभी भी अपन अपने कोई रिलेटिव को, ठीक है, रिलेटेड पार्टी को एक्सेसिव पेमेंट करते हैं ना, तो वो एक्सेस पोर्शन डिसअलाउ होता है। बट सवाल ये आता है कि ये रिलेटिव होते कौन है? स्पाउस, चिल्ड्रन, लीनियल डिसेंडेंट, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर इन लॉ नहीं होता। तो सिस्टर इन लॉ अपनी कोई रिलेटिव ही नहीं है, उसको एक्सेसिव पोर्शन दे भी दिया तो डिसअलाउ नहीं होगा, डोंट ऐड बैक, ये अलाउड होगा। ठीक है। रेम्यूनरेशन पेड टू हिज वाइफ मिसेस बीना एज पर द मार्केट रेट्स, आपने मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग ही उनको रेम्यूनरेशन पे किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ हो जाएगा, क्योंकि वो आपके रिलेटिव है, आपने उसको एज पर द मार्केट रेट्स ही दिया है ना, डोंट ऐड बैक, ये अलाउड है। लेकिन याद रखना खर्चा तो अलाउड होगा, बट अगर ये आपकी वाइफ क्वालिफाइड नहीं है, शी इज़ नॉट एजुकेटेड, शी इज़ नॉट अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, तो ऐसे लोगों की इनकम ना आपके हाथ में क्लब होती है, ये पॉइंट याद रखना। यहाँ तो रिडक्शन मिल जाएगा, बट ध्यान रहे सिंस इट इज विदाउट एनी प्रोफेशनल स्किल इट विल बी क्लब्ड इन द स्पाउस इनकम।
सैलरी आपने अकाउंटेंट को पे करी है इन कैश एक्सीडिंग 10,000। मालिक तुमको मना करा था ना 10,000 से रुपये से ज़्यादा का खर्चा कैश में मत करना, चलो ऐड बैक हो जाएगा, ये खर्चा अलाउ नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस को 30,000 रुपये कैश में दिया है, उनको तो तुम क्या कर सकते हो 35,000 तक का कैश में दे सकते हो, ये तो तुमने 30 में ही दिया है, ये अलाउड होता है, ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। कैश पेमेंट टू द ट्रांसपोर्ट कैरियर ऑफ 36,000, अभी बोला था 35 तक दे सकते हो, 36 अभी फैल गए, ठीक है 36 दे दिया, चुपचाप पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। अरे यस और नो जीएसटी की लाइबिलिटी आपने पे करी है 1 मई को, मतलब वेल विद इन द ड्यू डेट, ये खर्चा अलाउ होता है। आपने अगर डेबिट कर रखा है तो वापस से ऐड बैक करने का ज़रूरत नहीं है। आपने एमएसएमई को बियॉन्ड द टाइम लिमिट या तो अग्रीमेंट में दी है या मैक्सिमम 45 दिन, ठीक है, उसके अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट किया तब तो अलाउ हो जाता है सेक्शन 43B पेड बेसिस पे, बट अगर नहीं आपने बियॉन्ड द टाइम लिमिट किया है तो ये अलाउ नहीं होता, ऐड बैक करना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रिसेंटली आया था, आपने मीडियम एंटरप्राइजेस को पेमेंट किया है इवन दो इट इज नॉट येट पेड। सर सेक्शन 43B जो बोलता है ना कि पेड बेसिस पे, वो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल के लिए लगता है, मीडियम के लिए नहीं लगता 43B। तो 43B इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मीडियम एंटरप्राइजेस। आपने उसको पे कर दिया, अक्रूवल बेसिस पे खर्चा ले लिया, अलाउ हो जाएगा, डोंट नीड टू ऐड बैक। समझ में आया क्या सर? परफेक्ट। Interest on the capital borrowed from the bank for the construction of house attributable to business portion. But 43B बीच में टांग अड़ाएगा, ये पेड बेसिस पे ही मिलता है, आपने अभी तक पे नहीं किया है। नॉट अलाउेबल सिंस इट इज नॉट पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, देयरफॉर ऐड बैक करना पड़ेगा। कोई बिल्डिंग परचेस करी है, कैपिटल एसेट है, डेप्रिसिएशन लेना ना, यहाँ क्या डेबिट कर दिया है, ऐड बैक करो। लैपटॉप लिया है, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा ना, यहाँ क्या किया है, ऐड बैक करो। Conveyance expenses in relation to employment debited to income and expenditure not allowed. कन्वेंस एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट आपने इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट कर रहा है, ये अलाउ नहीं होता, ऐड बैक करना पड़ेगा। पावर फ्यूल का खर्चा, भैया इससे रिलेटेड इनकम, आपका बिजनेस तो था नहीं, ठीक है, लोगों को घर रेंट पे देना और उससे कुछ, ठीक है, क्या आपने रेंट पे दिया था, आप मान के चलो कोई भी चीज़ रेंट पे दे रहे हो, ठीक है, उसको अलग से फैसिलिटी दे, वो रेंट का जो आपका पैसा है वो अदर सोर्सेज में जाएगा। आपका धंधा तो था नहीं रेंट पे देने का चीज़ों को, फर्नीचर जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर आपने किसी को रेंट पे दिया, आपका काम था क्या? नहीं, तो वो अदर सोर्सेज की इनकम है, इसलिए उससे रिलेटेड खर्चा भी अदर सोर्सेज में माइनस होना चाहिए। ये पीजीबी में काय को डेबिट किया है, चलो इसको भी क्या करो, ऐड बैक कर दो, ठीक है, इसको बाद में प्रोवाइड कर लेना बैकअप अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ठीक है। ये हो गया आपका पहला कैटेगरी कि आइटम्स विच हैव बीन डेबिटेड बट शुड नॉट हैव बीन डेबिटेड। बात कर लेते हैं आइटम्स विच हैव बीन क्रेडिटेड बट शुड नॉट हैव बीन क्रेडिटेड, ठीक है। आइटम्स विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, सॉरी, जिनको क्रेडिट करना चाहिए था और आपने क्रेडिट नहीं किया तो ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि टर्मिनेशन, मॉडिफिकेशन कराया आपने अपने मैनेजमेंट एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स का, या गवर्नमेंट ने आपके बिजनेस या प्रॉपर्टी को टेक ओवर करके आपको पेमेंट दिया है, तो ये पेमेंट आपके धंधे से रिलेटेड है, ये आपकी इनकम है, बिजनेस की इनकम है, ऐड बैक होगा। आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंसेंटिव्स मिले हैं, आपका बिजनेस से रिलेटेड इनकम है, ऐड बैक होगा। गिफ्ट बेनिफिट परक्विजिट मिला है, चाहे कैश में मिला हो, काइंड में मिला हो, बट इन द कोफोब मिला है, यानी कि कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मिला है, बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस की इनकम माना जाएगा, ऐड बैक होगा। कोई भी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन रिसीव हुआ है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में जितना ये चीज़ फर्म को या एलएलपी को अलाउ हुआ होगा एज अ खर्चा, उतना ही यह टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर। बट कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, पीजीबीपी में, ठीक है सर। क्यों सर? क्योंकि वो एज अ पार्टनर रिसीव कर रहा है, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है कि वो सैलरी को हम कहाँ ठोकेंगे, सैलरी हेड में, जी नहीं सर, पीजीबीपी में आएगा, ठीक है। इवन दो उसको सैलरी मिला है, इवन दो उसको बोनस मिला है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता, इसलिए वो सैलरी हेड में नहीं जाके पीजीबीपी हेड में आता है। आपको कोई बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज ना होने का पैसा मिल रहा है, ठीक है, बिजनेस राइट्स को शेयर नहीं करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, ठीक है, या फिर अपने ट्रेड सीक्रेट्स को शेयर नहीं करने का पेमेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, आपकी बिजनेस की इनकम है, ऐड होगा। सम रिसीव हुआ है कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी में, तुमने अपने बहुत खास एम्प्लॉय के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, प्रीमियम तुम पे करते थे, अब वो मर गया, उसके मरने पे तुमको क्लेम का पैसा मिला है, तो ये क्या होगा, तुम्हारा पैसा रहेगा, बिजनेस का रहेगा, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये बिजनेस की इनकम माना जाएगा और उनके हाथ में टैक्सेबल होगा। क्यों ऐसा सर, क्लेम का पैसा भी टैक्सेबल करोगे? अबे तो जब प्रीमियम पे कर रहे थे तब बिजनेस का खर्चा नहीं ले रहे थे,
तो क्लेम का पैसा भी टैक्सेबल होगा। समझ में आया? एफएमवी ऑफ द इन्वेंट्री व्हेन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। आपने क्या किया है, इन्वेंट्री थी, आपके कुछ गुड्स पड़े थे, उसको स्टॉक इन ट्रेड को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें अपने कैपिटल एसेट में। एक तरीके से तो सेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम उसको एड बैक करेंगे कितने अमाउंट को, एफएमवी ऑफ द इन्वेंट्री को। सम रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट रेफर्ड अंडर 35AD, ठीक है। 35AD में कोई कैपिटल एसेट था स्पेसिफाइड बिजनेस का, उसको बेचने पे अगर जो भी पैसा आया है वो क्या होगा, आपका बिजनेस की इनकम माना जाएगा, एड बैक करना पड़ेगा। आपका एक डेट था जिसमें से कुछ पोर्शन अलाउड था, कुछ पोर्शन डिसअलाउड था। अलाउड वाला पोर्शन तो आपने डेबिट कर रखा होगा, डिसअलाउड पोर्शन जैसे 100 रुपये के डेट में से 70 अलाउड था, 30 डिसअलाउड था। अभी 30 डिसअलाउड होने के बाद में 50 रुपये आपको रिसीव हो गए, मतलब 20 रुपये तो मेरे एक्स्ट्रा आ गए ना, क्योंकि 30 तो आपने मेरे को अलाउ किया नहीं था, उतने का खर्चा आपने मुझे अलाउ किया नहीं था। रिकवरी मेरी 50 की हो गई, यानी कि डिसअलाउड पोर्शन से जितना भी ज़्यादा की रिकवरी होती है ना, वो आपका बिजनेस की इनकम माना जाता है एंड इट नीड्स टू बी एडेड इन योर पीएनएल, यानी कि क्रेडिट करना पड़ेगा उसको। फीस फ्रॉम द विजिट्स टू अदर हॉस्पिटल्स, ठीक है भाई साहब, सिंस इट्स एन इनकम इट विल बी एडेड एंड इफ TDS इज डिडक्टेड इट विल बी ग्रॉस्ड अप। TDS डिडक्ट हुआ है तो उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। प्रोफेशनल फीस का अगर 194 JME TDS कट होके मिला है ना, तो उसको ग्रॉस अप करके एड बैक करना पड़ेगा। याद रखना, अपन कभी भी अगर कोई खर्चा है जिसपे TDS कटा हुआ है ना, उसको ग्रॉस अप करके ही ऐड करेंगे। रीजन बीइंग हमको पहुंचना है ग्रॉस टोटल इनकम पे, उसमें हम अगर नेट अमाउंट ऐड करेंगे तो हमारा गलत अमाउंट आएगा ना, इसीलिए कभी भी ग्रॉस अप करके ही ऐड करेंगे। फीस रिसीव फॉर द अर्लियर ईयर्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, मतलब टैक्सेबल इन द ईयर इन दिस ईयर सिंस द एसएससी फॉलोज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब चलो ये कोई क्वेश्चन का स्पेसिफिक एडजस्टमेंट था, ठीक है, तो ये ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि आप कैश सिस्टम बेसिस करते हो, तो जब रिसीव होगा तभी आप उसको बुक करोगे, टैक्सेबल करोगे, इसीलिए जिस साल रिसीव हुआ है उस साल में टैक्सेबल होगा। गिफ्ट रिसीव हुआ है फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट्स, डॉक्टर को अच्छा ट्रीटमेंट किया पेशेंट्स का, ठीक है, उसके रिलेटिव ने गिफ्ट दे दिया, बिजनेस इनकम है, एड बैक हो जाएगा। कमीशन फ्रॉम द एजेंट अलाउड अर्लियर रिसीव्ड लेटर ऑन इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, मतलब आई एम सॉरी, कमीशन जो था फ्रॉम द एजेंट वॉज अलाउड अर्लियर, पहले आपको अलाउ हुआ था, ठीक है। Since the deduction was allowed in respect of the commission in the earlier years and during the previous year, assessee received back such amount। तुम तो पहले उसका डिडक्शन ले चुके हो, अब वापस अगर कुछ फाइनल सेटलमेंट में मिलता है तो इट विल बी डीम्ड टू बी हिज और हर इनकम एंड इट विल बी एडेड बैक। सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स एक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग अ साइंटिफिक रिसर्च, भैया यहाँ पे ना विच एवर इज लोअर का डिडक्शन अलाउड अंडर 35, या जितने पे आप उसको बेच रहे हो इनमें से जो भी लोअर होगा ना वो आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा एंड इट विल बी एडेड बैक। जब खरीदा था तब उस पर 100% डिडक्शन लिया था, अब जब बेच रहे हो तो जिस अमाउंट का डिडक्शन लिया था वो, या जिस अमाउंट पे आप बेच रहे हो जो भी लेस होगा उतना अमाउंट हमारा बिजनेस इनकम होगा, ठीक है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे ना 12%, देखो क्या लिखा है, सिंस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द फर्म textiles is authorized by the partnership deed, interest at the rate 12% would be allowed as deduction, ठीक है, इतना अलाउड होना चाहिए था इन द हैंड्स ऑफ द फर्म अंडर 40B। कॉन्सिक्वेंटली इंटरेस्ट एट द रेट 12% वुड बी बिजनेस इनकम, ठीक है, एट द रेट 12% वुड बी द बिजनेस इनकम। समझ में आ रहे हो क्या, समझ रही हो क्या बात को, मतलब 15% का खर्चा तुमने डेबिट करके रखा है, मिलना नहीं चाहिए था उतना, मिलना कितना चाहिए था सर, मिलना सिर्फ 12% का चाहिए था, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सिंस द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल फ्रॉम फर्म टेक्सटाइल्स इज ऑथराइज्ड बाय द डीड वुड बी अलाउड एज इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, कॉन्सिक्वेंटली बी टैक्सेबल। ओके समझ गया, ये कहने का इनका ये मतलब है कि भैया अगर फर्म के डीड में, पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है कि 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो फर्म को 12% का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिला होगा पीएनएल में डेबिट करने के लिए, फर्म के पीएनएल में, तो जिस इंसान को वो इंटरेस्ट मिला है उस पार्टनर के हाथ में तो वो टैक्सेबल होगा ना, इसीलिए 15% से अपन ने रिवर्स कैलकुलेशन करके 12% का अमाउंट निकाला और उसको असेसी के हाथ में ऐड किया है क्योंकि वो उसका इनकम माना जाएगा। अरे यस और नो, समझ गए क्या? एक बार सिंपल बता देता हूँ, फर्म को अगर इंटरेस्ट पे करने का खर्चा मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट टैक्सेबल होना चाहिए, जिस इंसान को वो इंटरेस्ट पैसा मिल रहा है उसके हाथ में, वही अपन ने किया है। समझ में आया? आइटम्स विच हैव नॉट बीन डेबिटेड बट शुड हैव बीन डेबिटेड, मतलब डेबिट होने चाहिए थे बट आपने डेबिट किए नहीं, जैसे कि
ओपनिंग स्टॉक आपने अंडर वैल्यू किया है, अबे वो ऊपर का अमाउंट अंडर वैल्यू करोगे तो मेरा प्रॉफिट तो ज़्यादा ही आएगा, मुझे सही अमाउंट के प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए उसको घटाना पड़ेगा, इसलिए मैं लेस करूंगा। लाइक वाइज क्लोजिंग स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू किया है, क्रेडिट साइड ओवर करोगे तो डेबिट साइड भी बढ़ेगा मेरा, इवेंचुअली मेरे को करेक्ट अमाउंट पे पहुंचने के लिए उसको घटाना पड़ेगा, राइट। डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, अब यहाँ तो इसको तो माइनस करेंगे ही ना, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ऐड बैक किया है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आपने क्या किया, एक मशीन खरीदी थी, उसका पेमेंट आपने कैश एज वेल एज अकाउंट पे ही चेक से किया था। आपने कैश में 28,000 पे किए और बाकी के 25,000 जो है आपने अकाउंट पे ही चेक से पे किए। अब आप सोच रहे हो कि आपने नई मशीन ली है तो इस पर आपको डेप्रीसिएशन मिलेगा, है कि नहीं, बट याद रखना सिर्फ 25,000 पे डिप्रिसिएशन मिलेगा, 28,000 पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खर्चा आपने कैश में किया है। समझ में आया, तो डिप्रिसिएशन माइनस तो होगा बट नॉट फुल। परफेक्ट। एडिशनल डिप्रिसिएशन जो भी बनता है माइनस कर लेना। जॉब चार्जेस ऑफ 90,000 विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, भाई साहब किसी इंडियन बंदे को टीडीएस कट करके पेमेंट करना था ना, आपने कट करके पे नहीं किया, तो अब ऐसे केसेस में आपने ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ भी डेबिट नहीं किया, तो अब यहाँ क्या होगा, हमारा यार 30% डिसअलाउ था, बाकी 70% तो अलाउ होना चाहिए था, तो 90,000 का 70% आप क्या करोगे, अलाउ करके लेस कर दोगे। जैसे कि मिसेस निशास टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर इंडिविजुअल है, 1 करोड़ से एक्सीड हो रहा था, वो 194C में टीडीएस काट सकती है, ठीक है, ऑन जॉब चार्जेस ऑफ 90,000। सिंस निशा हैज नॉट डिडक्टेड टैक्स एट सोर्स ऑन 90,000, 30% वुड बी डिसअलाउड, रिमेनिंग जॉब चार्जेस पेड वुड बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, तुमने तो पूरा ही डिसअलाउ कर दिया, नहीं भाई 70% तो अलाउ होता है, तो उतना अपन लेस कर लेंगे। सैलरी पेड टू द स्टाफ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तुमने क्या किया, सैलरी का पेमेंट किया बट उसको तुमने रिकॉर्ड नहीं किया, और रिकॉर्ड नहीं किया तो अब हम रिकॉर्ड कर लेगा, जी नहीं, अब रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा तो ये व्यू है कि ये तुम्हारा एक अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, सेक्शन 69 के सी के अकॉर्डिंग ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है जो कि टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको माइनस करना मत, नॉट टू बी डिडक्टेड मत करना माइनस, ठीक है सर। चलो, इसके बाद आता है आपका लास्ट कैटेगरी एंड फटाक से अपन इस चैप्टर को, इस वीडियो को खत्म करते हैं। आइटम्स विच हैव बीन क्रेडिटेड बट शुड नॉट हैव बीन क्रेडिटेड, ऐसे आइटम जो तुमने क्रेडिट कर दिए बट क्रेडिट नहीं करने चाहिए थे, जैसे कि सर सैलरी रिसीव हुई है, यहाँ क्या कर रहा है पीजीबीपी में, इसको इधर से माइनस करो, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। रेंटल इनकम इधर से माइनस करो, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। आपको रिसीव हुआ है गेन फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट, कोई भी लैंड, कैपिटल एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, शेयर्स एक्सेट्रा, ये क्या होगा, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है, इधर से माइनस करो। रॉयल्टी इनकम है, अब यहाँ ध्यान देना, आप इसको कंसिडर कर सकते हो जब तक कि कुछ अलग इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना, यू कैन कंसिडर इट टू बी, मतलब क्वेश्चन में बताया हुआ होगा कि आपका बिजनेस से रिलेटेड है क्या, तो ये बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम है तो बिजनेस का इनकम तो पीजीपी में टैक्सेबल होता है, तो यहाँ पे अलग से माइनस करने का जरूरत नहीं है। बट अगर वो बोलता है कि आपका बिजनेस किसी और चीज़ का, ये आपने ऐसी एक बुक लिख दी थी और उस पर रॉयल्टी मिली है, आपका बिजनेस नहीं उस चीज़ का, तो वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, इधर से माइनस होकर वो वहाँ पे ऐड होगी। सिमिलरली अगर रॉयल्टी आपका बिजनेस इनकम है तो उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं वो भी आपको पीएनएल में डेबिट होने चाहिए, और अगर आपने डेबिट करे ना तो उसको भी ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सही हुआ है। यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ रॉयल्टी इनकम कंसिडरिंग इट टू बी अ बिजनेस इनकम, माइनस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सही जगह पे क्रेडिट हो रखा है। आपको विनिंग्स मिलती है, केबीसी में कुछ जीत के आ गए, ठीक है, कोई कॉन्टेस्ट में पैसा जीत गए, यहाँ क्या कर रहा है, बिजनेस है क्या तुम्हारा ये सब करने का, नहीं सर हम तो ऐसे ही खेल लिए दोस्ती यारी में, ठीक है, तो भाई ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। डिविडेंड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, इधर से हटाओ। आपको रेंट रिसीव हुआ है फर्नीचर से, हटाओ इधर से, ठीक है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, विद एनी बैंक और पोस्ट ऑफिस, ठीक है, यहाँ से हटाओ, ये आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला है, ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड तो आपका ना कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होता, तो इधर से तो माइनस कर देना, अदर सोर्सेज में ऐड मत करना। बट अगर इनकम टैक्स रिफंड पे ब्याज मिला है ना, तो यहाँ पे तो माइनस कर लेना, बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड उसको आपको अदर सोर्सेज में ऐड करना पड़ेगा। अरे यस और नो। इसी के साथ अपन ने पूरे 79 एडजस्टमेंट्स को एकदम डिटेल में 30 मिनट के अंदर अंदर समराइज कर लिया है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको करना क्या है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, देखो ये बनाने में ना शीट बहुत टाइम लगा था, मतलब 8 to 9
8 to 9 अटेम्प्ट्स के पेपर को एक साथ लेके बैठना, उसका पूरा एनालिसिस करना। और अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो मैंने सारे एडजस्टमेंट्स को भी ना सीक्वेंस वाइज इनकॉर्पोरेट किया है, और इट इज़ इन सिंक विद द सीक्वेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन माय कॉन्सेप्ट नोट्स। समझ में आएगा? तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ईजी होगा एंड आप बहुत रिलेट कर पाओगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको कितना हेल्पफुल लगा, ठीक है। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस शीट को अगर एक्सेस करना है फ्री ऑफ कॉस्ट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट इंसाइटफुल वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी, बाय।